बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख्वासा मियाँ शवाशी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। वो सारे सवाल जो आप इनसे पूछना चाहते हैं अभी मैं इनके सामने रखूंगा और इनके जवाब भी आपके सामने होंगे। मियाँ साहब ये फरमाइएगा, मियाँ नवाज शरीफ साहब 13 तारीख को वाकई तशरीफ़ ला रहे हैं? जी शुक्रिया जावेद चौधरी साहब, आपने याद फरमाया। पहली बात तो ये है कि कल जो वाक़या पेशावर में हुआ है, दहशतगर्दी का बड़ा अंदोनाक वाक़या हुआ और उसमें 20 पाकिस्तानी बशमूल हारून साहब के वो शहीद हो गए और ये बहुत ही दर्दनाक वाक़या हुआ और उसके यकीनन उसके बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट हैं इस इलेक्शन कैंपेन पे होंगे। एक सिक्योरिटी एक दफ़ा फिर एक बहुत बड़ा इशू सामने आया और मुझे पूरा यकीन है और अल्लाह ताला से हम सब दुआ गो हैं कि वो बाकी जो दिन रह गए हैं कैंपेन में, जो सिक्योरिटी एजेंसी और हुकूमतें मिलकर इस को इंश्योर करेंगे कि वो हर एक को जो कि कैंपेन कर रहा है उसको हद्दुल इम्कान सिक्योरिटी मुहैया करें और जो लोग जिन्होंने कुर्बानी दी है वो यकीनन वो रायगा नहीं जाएगी इंशाल्लाह। मियाँ नवाज शरीफ साहब 13 तारीख को तशरीफ़ ला रहे हैं जी इंशाल्लाह। और आप इस्तकबाल करेंगे उनका? जी बिल्कुल, और एयरपोर्ट पे जाके इस्तकबाल करेंगे यकीनन इंशाल्लाह बिल्कुल। और आपके साथ वर्कर्स होंगे? बिल्कुल यकीनन वर्कर्स होंगे और 1 लाख लोग, अवाम होंगे, अवाम होंगे। 1 लाख लोग होंगे? एक नहीं लाखों होंगे, इसलिए कि ये बात आप सो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं अपनी अहलिया को खुदा हाफ़िज़ कह के, जो कि इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं और वो जानते हैं कि सब अल्लाह के हाथ में है, ज़िंदगी मौत न जाने उनको दोबारा मुलाकात का मौका मिल सके ना मिल सके, और अपनी साहबजादी के साथ आ रहे हैं। और दूसरी बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि नवाज शरीफ साहब ख़ुद भी हार्ट के मरीज़ हैं, उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है, उनके एक से ज़्यादा मरतबा उनको स्टेंट्स पड़े हैं। तीसरी बात, वो 3 मरतबा इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। और चौथी और बहुत अहम बात कि वो जानते हैं कि वो वापस आ रहे हैं तो किसी इक़्तिदार के मज़े लूटने के लिए नहीं, बल्कि वो जानते हैं कि जेल की सलाखों के पीछे उनको भेजा जाएगा। तो इस सारे पस मंज़र में आप और पूरी कौम ये बात अच्छी तरह समझ गई है कि वो अपनी ज़ात के लिए नहीं आ रहे, बल्कि पाकिस्तान के कौज़ के लिए आ रहे हैं, इस मुल्क में इंसाफ और कानून की हुक्मरानी के लिए, और अपने अवाम के साथ वो खड़े होंगे। ये बड़ी अहम बात है। आप जब उनका इस्तकबाल करने जाएंगे तो दफ़ा 144 लग चुकी है, आपको वायलेशन करनी पड़ेगी उसकी, कानून आपको तोड़ना पड़ेगा और आप गिरफ्तार भी हो सकते हैं, और वो तमाम लोग जो आपके साथ जाएंगे वो भी गिरफ्तार हो सकते हैं। तो आप गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं? देखें चौधरी साहब, ये बात सामने हमारे रहनी चाहिए कि दफ़ा 144 का मकसद क्या है कि एहतजाज को रोकना, कहीं नक्शे अमन जो जी नक्शे अमन, मगर हम तो एहतजाज करने तो नहीं जा रहे, हम तो अपने कायद का वालिहाना इस्तकबाल करने जा रहे हैं। हम इस मुल्क के अंदर, हमारी तारीख़ गवाह है मुस्लिम लीग नून की कि हमने हमेशा तामीरी सोचों से इस मुल्क की खिदमत की और तामीर की। हम उस तरह के लोग नहीं हैं जो कि मेरी लेकिन हालात तो आपके सामने है ना, आपके गिरफ्तारी आपकी हो सकती है। देखिए 250 लोग आपके रावलपिंडी से गिरफ्तार, मुझे उसकी परवाह नहीं है। फवाजी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके साथ जो सूरत हाल है वो आपके सामने। जब आप 1 लाख लोगों को लेकर एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, मेरी गुजारिश ये है कि मैंने जो अपील की है भरपूर इस्तकबाल, अपने कायद का वालियाना इस्तकबाल, मगर इंतहाई पुरअमन तरीके से, ज़ब्त और नज़म के साथ, कानून के दायरे के रह के अंदर। ये मेरा मैसेज बड़ा वाज़ेह है, और इसको आप अगर कंपेयर करें उनके साथ, मेरी मुराद पीटीआई के साथ, जो दिन रात जिन्होंने धरने दिए, दिन रात जिन्होंने लॉकआउट्स किए, दिन रात जिन्होंने गाली गलोच की, दिन रात जिन्होंने तोड़ फोड़ की, केपीके को तबाह कर दिया, दिन रात जिन्होंने कौम को एक काम करने से हटाने की कोशिश की और तखरीबकारी की तरफ लेके गए, ये
ان کا ریکارڈ سامنے ہے لیکن سر اور آپ کو یاد ہوگا ہمارا کہ عمران ریکارڈ خان صاحب سامنے نے ہے۔ یہ کہا تھا کہ میں لاہور کو بند کر دوں گا، میں اسلام آباد کو بھی بند کر دوں گا. میں اب یہی تو مجھے کہہ رہا لگتا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب آپ خود لاہور کو بند کرنے لگے. آپ جج صاحب، آپ جیسا ذہین آدمی کس طرح یہ بات یہ سوال کر سکتا ہے کہ ہماری تو زندگی بھر جو سوچ رہی وہ تعمیری ملک کی خدمت اور ملک کو تعمیر کرنا، اور ثابت کیا ہم نے پچھلے 5-10 سالوں میں اپنے شبانہ روز محنت کے ساتھ. تو کس طرح ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہزاروں میگا واٹ کے جو منصوبے لگائے ہیں بجلی کے، اس کی خدا نخواستہ کوئی اس کو نقصان پہنچ جائے؟ کس طرح یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ سڑکیں، یہ پل، یہ میٹروز، یہ پبلک ٹرانسپورٹ، اس کو خدا نخواستہ ہم خود ہی بنا کے اس کو توڑ پھوڑ کریں گے؟ کیا کریں گے؟ یہ تو آپ نکلیں گے، گھر سے نکلیں گے، یہ آپ تو یہاں سے نکلیں گے، مخالفین ماڈل ٹاؤن سے نکلیں گے، آپ کے ورکرز آئیں گے، آپ کے ووٹرز آئیں گے، ہم انشاءاللہ آپ ان کی قیادت کر کے ان کو ایئرپورٹ لے کے جائیں گے. مجھے آپ کا پلان کیا، کرنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ زندگی رہی تو میں اس کو بالکل میں اس کی قیادت کروں گا. میں پارٹی کا منتخب صدر ہوں. کل میں اپنا سرگودا میں تھا، بلوال میں. میرا خیال ہے کہ کیمپین کا سب سے بڑا چارج جلسہ میں نے کل وہاں پر خطاب کیا. لوگ خود مجھے کہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب ہمیں، لیکن وہ بلوال کے لوگ آئیں گے میاں نواز شریف صاحب کا استقبال یقیناً. اور مجھے انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ٹرانسپورٹ نہیں چاہیے، ہم اپنی سائیکل پہ، اپنی بس پہ، اپنی گاڑی پہ، اپنی موٹر سائیکل پہ، جو بچوں کے ساتھ. لیکن میاں صاحب یہ دیکھیے، فرض کیجیے کہ میاں نواز شریف صاحب یہاں پہ تشریف لے آتے ہیں اور ان کو وہیں سے جہاز کے اندر سے گرفتار کر لیا جاتا ہے، ان کو ایک ہیلی کاپٹر پہ بٹھا کے، دوسرے طیارے پہ بٹھا کے ان کو اسلام آباد لے جایا جاتا ہے اور وہاں سے ان کو جیل میں بھجوا دیا جاتا ہے، تو آپ کی تو ملاقات ہی نہیں ہو سکے گی ان سے. انتظامیہ کے ساتھ ہماری ٹیم بالکل انگیجڈ ہے. ملک پرویز جو ہمارے لاہور کے صدر ہیں، انہوں نے پوری ان کو کل بھی میٹنگ کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم قطعاً ہم کسی بھی سبورسو ایکٹیویٹی کو سوچ بھی نہیں سکتے. ہماری تعمیری سوچ ہے، ہمیں جانے دیجئے، ہم پرامن طور پر جا کے استقبال کریں گے اور اس کے بعد اپنے گھروں کو لوٹائیں گے. دوسری ذمہ داری میری یہ ہے کہ میری ایک انتہائی ضعیف والدہ ہیں، اور جو ہمارے رواج ہے پاکستان میں، لاہور میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، پشاور میں، کہ اکثر، یہ نہیں کہ 100% یہ پرنسپل نہیں، اکثر جو مائیں ہوتی ہیں اپنے، وہ پلیٹی کے بیٹے کو اس سے زیادہ محبت کرتی ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ میری والدہ کا بے پناہ ان کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے. وہ ان کے ساتھ ان کی زندگی ہے، ان کے ساتھ سانس لیتی ہیں. مجھے ان کو بھی بطور ایک نمبر 2 اپنا جو والدہ کو عمر کے ساتھ بعد لے کے جائیں گے؟ نہیں، ساتھ نہیں، ان کو تسلی دینی ہے، ان کو جا کے تشفی دینی ہے کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، آپ فکر نہ کریں. ان کو انشاءاللہ حوصلہ دینا ہے مجھے. تو میری یہ 2 ذمہ داریاں میں ہر طور نبھاؤں گا انشاءاللہ. اور اگر راستے میں مجھے وہ گرفتار کرتے ہیں تو ایک مرتبہ یہ اس طرح کی گرفتاریاں میں نے پہلے بھی صحیح ہوئی ہیں، ہتھکڑیاں بھی میں نے کبھی تو گرفتاری کے لیے آپ بھی تیار ہیں؟ کبھی دفعہ 144 کی وائلیشن کرتے ہیں، ہتھکڑیاں آپ کے خلاف اگر ایف آئی آر ہو جاتی ہے، آپ کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو یہ پارٹی کا کیا بنے گا سر؟ الیکشن کون چودھری صاحب ہتھکڑیاں لگیں، اس کو وہ صورتیں برداشت کی. 12 اکتوبر کا مارشل لا فیس کیا، اور مشرف کی چیرہ دستیاں اور زیادتیاں وہ ہم نے فیس کی ہیں. تو یہ گرفتاریاں یہ اس ملک کی خیر، ترقی اور خوشحالی کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. میری ذات کی کوئی حیثیت نہیں، اصل میں پاکستان کی حیثیت ہے، پاکستان کی اہمیت ہے. اس ملک کے 22 کروڑ عوام کی خوشحالی، وہ ہمارا اصل میں ٹاپ آئٹم آف ایجنڈا ہے کہ اس ملک کی نوجوان سر نسل. آپ کے ساتھ ساتھ اور لوگ بھی گرفتار ہو جاتے ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں، ایاز صادق صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں، خواجہ آصف صاحب گرفتار، کیونکہ یہ سب لوگ ہیں جو یقیناً میاں نواز شریف صاحب کا استقبال کرنے کے لیے لاہور میں پہنچیں گے، ایئرپورٹ کی طرف جائیں گے. تو آپ کی تو ساری پولیٹیکل لاٹ، آپ کے تمام بڑے رہنما، وہ سب گرفتار ہو جائیں گے، تو الیکشن کیسے لڑیں گے؟ دیکھیں گا جو پرسوں پنڈی میں ہوا ہے، بدترین قسم کی وہاں پر پولیس اور انتظامیہ نے وہاں پر ایکشن لیے. اس وقت 250 ہمارے راول پنڈی میں وہ ورکرز جو ہیں گرفتار ہیں. حنیف عباسی صاحب جو شیخ صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کو گرفتار کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور ان کے خلاف پرچے کاٹے گئے ہیں پورے پنجاب میں اور باقی جگہوں پر بھی. اور الیکشن کمیشن خاموش تماشائی ہے. نیب صرف اور صرف اس کا جو فوکس ہے وہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہے.
तो फिर आप ये समझें कि इलेक्शन ये फ्री एंड फेयर हैं, तो मैं समझता हूँ कि अपने आप को धोखा देने वाली बात है। मगर हम नहीं चाहते कि हम इस इलेक्शन का सब इलेक्शन हो जाएंगे वाकई और आप लड़ेंगे इलेक्शन या आप बाइकआउट कर जाएंगे? क्योंकि यूं महसूस होता है कि एएनपी बाइकआउट कर जाएगी, जेयूआई बाइकआउट कर जाएगी और शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बाइकआउट कर जाए। कल का दिन के लिए बड़ा अहम है। और आप भी ऐसा ना हो कि आप 4 जमात अगर हमें इसको जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि इलेक्शन कमीशन एक कठपुतली बन चुका है और नैब जो है वो चीरादस्तियाँ कर रहा है, बिल्कुल मैं बड़ी वाज़ेह तौर पर बात करना चाहता हूँ। मैं अपनी मिसाल तो दूंगा नहीं। मैंने इस तरह कहा कि माजी में भी इस तरह की सख्तियाँ, इस तरह के हालात का सामना किया और ज़िंदगी रही, तो एक कन्विक्शन और कमिटमेंट के साथ इसका मुकाबला करेंगे। क्यों? अपनी ज़ात की बात नहीं, नवाज शरीफ अपनी ज़ात के लिए नहीं आ रहा पाकिस्तान। मैं अपनी ज़ात के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहा। बाखुदा 3 मरतबा अल्लाह ताला ने आवाम की मेहरबानियों से मुझे खादम आला बनाया। एक दफ़ा मैं लीडर दी ऑप्शन रहा। यही मियाँ नवाज शरीफ 3 मरतबा वज़ारत उज़्मा, एक दफ़ा लीडर दी ऑप्शन, 2 मरतबा वज़ीर आला। इससे बड़ी इज़्ज़त क्या चाहिए कि आज नैब अपना पूरी कोशिशों के बावजूद, मैं बहुत गुनहगार आदमी हूँ, मेरे ख़िलाफ़ एक धेले की जो सॉलिड करप्शन का केस साबित नहीं कर सका, चाहे वो साफ़ पानी है, चाहे वो मुल्तान मेट्रो है, चाहे वो ये आपका ऑरेंज लाइन है। और देखिए इमरान खान साहब ने, अब देखना आज क्या सूरत हाल है कि इमरान खान की गोद में जो बदतरीन खाइन है वो वहाँ पर छुपे बैठे हैं। चाहे वो आप देख लीजिएगा, वो यहाँ मंडी बहाउद्दीन के वो जो हैं वो गोंदल ब्रादन, जिन्होंने इनके ख़िलाफ़ 33 अरब रुपए की नैब के अंदर शिकायत नहीं, केस मौजूद है, केस, वो वहाँ पर छुपे बैठे हैं। आप देखिए कि वहाँ पर बाबर अमान वाइस चेयरमैन बन चुके हैं उनके पार्टी के, उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के कमीशन का फैसला है चौधरी साहब के और जस्टिस रहमत हुसैन जाफरी कि ये खाइन है, ये नंदीपुर की जो बदतरीन जो करप्शन हुई है, ये उसका जिम्मेदार है। ताख़ीर जो हुई 3-4 साल इस मंसूबे को लगने में, जबकि बिजली की लोड शेडिंग अपना अरूज पर थी, पूरा पाकिस्तान की सनती और ज़राई माशत ठप हो चुकी थी। आपकी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन ये सारे माजी के किस्से हैं। अब तो सबसे बड़ा इशू तो आपके लिए है, बड़ा आपकी अपनी सर्वाइवल, माजी के किस्से की बात आप इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं लड़ सकेंगे। मुझे ब्रेक लेने दे, लेकिन सवाल फिर वही है कि नहीं, माजी के किस्से कहाँ से आ गए? पाकिस्तान का सर्वाइवल इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है चौधरी साहब, प्लीज। माजी के किस्से कहाँ से आ गए? माजी से तो सबक सीखना चाहिए। आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि आप कहीं बाइकआउट तो नहीं कर देंगे इन इलेक्शनों का? ब्रेक आउट आप साहब। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद मियां साहब, कहीं बाइकआउट तो नहीं कर जाएंगे आप? दूर दूर तक बाइकआउट का कोई हमारा इरादा नहीं है, दूर दूर तक। एक तरफ जो पीटीआई है, उनके जो नॉन एस्टेब्लिश्ड जहाँ पर करप्शन के उनके मुकदमात हैं, उनको कोई हाथ न लगाए। और मेरी बात छोड़ दें, मेरी नफ़ी कर दें बिल्कुल। मुझे अभी भी मेरी जेब में 2 नोटिस हैं नैब के, वो भुगतूंगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से। लेकिन क्या पाकिस्तान को यानी इस तरीके से आपने खुशहाल करना है, अक़वाम आलम में उसको मुअज़्ज़ज़ बनाना है? अगर तो ये तरीका है तो इस तरह के तरीके माजी में कई मरतबा अपनाए गए, उसका नतीजा क्या निकला? देखिए, ये कहती है कि खुदाई मखलूक है और खुदाई मखलूक की तरफ से जवाब आता है कि हम खुदाई मखलूक है, लेकिन नाम कोई नहीं लेता। मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ, वाज़ेह तौर पर मैं बड़े अदब से अपनी तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को बताना चाहता हूँ कि आज वो लोग जो हमारे सियासी मुखालफिन हैं, आज हमारा तमाशा वो देखकर खुश होते हैं, कल को यही हालात से उनको सामना करना पड़ेगा। फिर मैं पीटीआई को, पीपल्स पार्टी को, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। इमरान खान साहब के हालात भी कल उसी तरह होंगे जैसे आज आप, इससे वर्स होंगे। एक तो ये कि मैं पॉलिटिकल लीडरशिप को कहना चाहता हूँ कि वो खुदा के लिए पाकिस्तान के नाम पर एक एजेंडे पर मुत्तफिक हो, किसी के ख़िलाफ़ नहीं, पाकिस्तान के हक़ में, इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए। इसी तरह मैं इलेक्शन कमीशन को गुजारिश करूँगा, इसी तरह मैं बड़े दर्द दिल से अदालत उज़्मा की खिदमत में गुजारिश करूँगा और जर्नैलों से भी कहूँगा कि अगर वो पाकिस्तान को
सब हम चाहते हैं मिलकर हमने हिंदुस्तान की जो तरक्की है उसकी दौड़ से आगे निकलना है। चौधरी साहब मेरी तरफ ज़रा तवज्जो फरमाएं, मैं आप को गुजारिश करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान को अगर हमने मात देनी है तालीम और इलाज और मुआवजे के शोबे में, हिंदुस्तान से हमने आगे बढ़ना है ज़रई और सनती मैदान में, हिंदुस्तान से हमने आगे बढ़ना है रिसर्च और डेवलपमेंट में, और मैं ये बार बार कहता हूँ कि मुमकिन है, इंशाअल्लाह मुमकिन है इज्तिमाई ताकत और कोशिश के साथ। अगर हमने तुर्की जो हमारा बरादर मुल्क है और मलेशिया जो हमारा बरादर मुल्क है उसके हम पल्ला जाना है, तो फिर उसका तरीका क्या है? एक शफाफ इलेक्शंस या ऐसे इलेक्शन जिसके इलेक्शन के बाद 25 तारीख की रात को सवालिया निशान उठ जाएं और उसके बाद पूरी कौम सरापा एहतजाज हो? मैं आपका समझता ख्याल है क्रेडिबिलिटी नहीं होगी इन इलेक्शन? जीरो हो जाएगी अगर इस तरह के हालात रहे, देखिए जीरो हो जाएगी। देखिए सर, आपको कोई इलेक्शन से रोक तो नहीं रहा, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, बिल्कुल लड़ रहे हैं। साहब के खिलाफ फैसला आया, वो जेल चले जाएंगे, आप आज़ाद हैं, आपकी पार्टी आज़ाद है। कल DGISPR ने कहा कि वोटर्स को तो हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, वोटर आज़ाद है। कल अगर आपको वोटर्स वोट देते हैं, आप दोबारा प्राइम मिनिस्टर होंगे, आप दोबारा CM होंगे। तीन बातें। मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो फैसला आया है उस फैसले का सफ़ा नंबर 171 आप उठा के पढ़ लें। जज साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ करप्शन का कोई चार्ज एस्टैब्लिश नहीं हो सकता, उसके कोई एविडेंस नहीं मिला, कुछ साबित नहीं हुआ करप्शन के हवाले से। तो सबसे बड़ा जो कौम के सामने मियां नवाज शरीफ के हवाले से जो सवाल उठाया जा रहा था कि ये करप्शन से ये अपना ये जो जायदाद खरीदी गई, तो उन्होंने जज साहब ने, लेकिन सर इशू तो फ्लैट्स का है ना बेसिकली। चौधरी साहब तो फ्लैट्स आप एक बड़े माहिर हैं इंटरप्ट करने के, ज़रा मुझे आज ज़रा इंटरप्ट ना करें मेहरबानी करके। कि करप्शन का चार्ज उन्होंने कहा कि साबित नहीं होता, प्रोसिक्यूशन वर्ड्स हैं, प्रोसिक्यूशन फेल टू प्रोवाइड एनी सॉलिड एविडेंस अगेंस्ट नवाज शरीफ इन टर्म्स ऑफ करप्शन। नंबर एक बात ये भी कहा कि ये जो फ्लैट्स हैं इसकी मलकियत भी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साबित नहीं होती, और फिर प्रजम्पशन की बुनियाद पर, यानी ये फ़ैसला हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है बल्कि प्रजम्पटिव बेसिस पे है कि मगर ये लगता है कि उनका कभी दुनिया में कभी इस तरह का फ़ैसला आया है। और वो शख्स, जिस तरह मैंने कहा कि $5 अरब की वो जो बिल क्लिंटन की जो लालच थी उसको पाया हकारत से ठुकरा दिया, बड़े पोलाइटली कहा कि थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं उसका गवाह हूँ, थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट, मगर मेरे मुल्क का जो मकसद है और जो नेशनल इंटरेस्ट है वो पुकार मुझे कह रहा है कि हिंदुस्तान के 5 धमाकों के ख़िलाफ़ अपना मैं धमाका करूं और पाकिस्तान को अपना उन ख़तरात से बचाऊं जो आइंदा खुदा न खासा आ सकते हैं। और लालच को ठुकरा दिया, धमकियों को ठुकरा दिया, जो खारजी धमकियाँ थी, प्रेशर्स को। नंबर टू रोक रहे हैं आपको इलेक्शन से सर। नंबर 2 आपको बिजली के आप ही जानते हैं कि 2013 के क्या हालात थे चौधरी साहब। 2013 के 20-20 घंटे बिजली जाती थी, आती नहीं थी, और क्या होता था कराची से लेकर खैबर तक पूरी कौम सरापा एहतजाज, पत्थर पड़ते थे, शहरों में देहातों में लोग बेरोज़गार हो गए, और रात को जब घर जाते थे पंखा नहीं चलता था, ज़हनी मरीज़ हो गए थे, वापडा के घिराव होते थे, जो हमारी जो मईशत थी वो दम तोड़ चुकी थी, पंजाब ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज आप बिजली में अल्हम्दुलिल्लाह अगर सरप्लस नहीं तो आप जो तलब है उसको पूरी तरह मीट कर रहे हैं, और वो मंसूबे लगे इन 5 सालों में जो चौधरी साहब सस्ती तरीन बिजली बना रहे हैं। तो खुदारा आप ऐसे शख्स के साथ इस तरह का तो अपना रवैया ना इख्तियार करें ना, वो एक पाकिस्तानी है, आप लाख उनसे इख्तिलाफ करें उनके ख्यालात से, लेकिन उससे मुल्क की क्या खिदमत करना की है। चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उनको रिहा कर देना चाहिए, उनकी सज़ा ख़त्म हो जानी चाहिए, उनको आज़ाद छोड़ देना चाहिए, केसेस वापस हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए वो आ रहे हैं अपनी ज़ात के लिए नहीं, मुल्क के लिए, उनको पता है कि वो जेल की सलाखों के पीछे जाना है। हम अपना पूरा आइनी और सियासी हमारी जो हकूक़ हैं हम उनको इस्तेमाल करेंगे। और मैंने वक्फा लेने के सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ कि कोई ताकत ऐसी है जो आपको इलेक्शन से रोकने की कोशिश कर रही है या एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम में दोबारा। खुश आमदीद। मेरे से ये फरमाइएगा कि कोई ताकत है जो आपका रास्ता रोकने की कोशिश? चौधरी साहब मैं अभी आपके सवाल का बड़े
बड़े अदब से, एहतराम से और तवक्कुआत के साथ जवाब दे चुका हूँ कि तमाम वो इदारे पाकिस्तान को सही मानों में कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाने के लिए, ना कि खुदा न खास्ता जो हमारी माजी करीब में जग हसाई हुई है उसको हम तवालत दें, ये किसी के फ़ायदे में बात नहीं। तो मैंने ख़ुद अपने आप से मैंने ये मुखातब किया और पूरी कौम से और तमाम इदारों को जिनको रब ने ये ताकत दी है कि पाकिस्तान को दुनिया की अजीम ताकत बनाओ। एक बात मैंने फिर दूसरी बात कही है कि अगर खुदा न खास्ता इलेक्शंस इस तरह के डाउट्स पड़ गए, साए पड़ गए मुहीब, तो फिर 25 जुलाई की शाम को बहुत एक एहतजाज होगा और वो रुकेगा नहीं। और लेकिन मैं नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे। अगर सॉलिड सबूत जो मैंने अभी आपको दे रहा हूँ, इंतजामिया और पुलिस जो कर रही है, नैब जो कर रही है, तो क्या हम आंखें बंद इलेक्शन हम लड़ेंगे, लेकिन हमारा हक पहुँचता, हमारा हक है कि फिर हम जहाँ जहाँ इलेक्शन में अपना जो धांधली हुई उसको हम पूरी कौम के सामने एक्सपोज करेंगे। धरना देंगे क्या? और तीसरी बात, लॉकडाउन कर देंगे। वो लीडरशिप, आपका प्लान क्या है? वो लीडरशिप फैसला करेगी। मैं उन लोगों में से हूँ सर, आप लीडरशिप आप हैं। मैं उन लोगों में से हूँ जो धरनों और लॉकआउट्स के न सिर्फ खिलाफ हूँ, बल्कि इसको मैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़हर कातिल समझता हूँ। लेकिन आईनी और कानूनी आईनी और कानूनी और सियासी जंग लड़ेंगे हम इंशाअल्लाह इस मुल्क की वकार के लिए, इस मुल्क को आगे लेके जाने। और जो अगला सवाल जो आपने कहा, अगला सवाल कोई ताकत है जो आपको रोक रही है, फर्ज कर लेते हैं सर, तो अब उस ताकत का मकसद क्या है, वो क्यों रोकना चाहती है? आपने मुझे कहा कि आपको अपना चीफ मिनिस्टर बनने से, देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम इलेक्शन जीत रहे हैं। इन तमाम तर जो मैंने बताया कि जो FIR कट रही हैं, हमारे लोगों को नैब में बुलाया जा रहा है, उनको उनकी अपना तौहीन की जा रही है, जो कुछ हो रहा है, हम इलेक्शन जीत रहे हैं अल्लाह ताला के फजल करम से। कराची से लेकर खैबर तक पूरा पाकिस्तान मैं फिरा हूँ और मुझे भी इस दश्त में अब 25-30 साल गुजर गए हैं। हम इलेक्शन जीत रहे हैं और कौम हमें वोट दे रही है। और आपके तो उम्मीदवार ही गायब हो रहे हैं। नहीं, वो तो टिकट वापस आप देखेंगे जो नंबर 2 है ना हमारे, उनको लोग वोट दिलवा कर, और जो लोटे बन गए बास लोग हमारे जो चले गए अब प्रेशर में आके नैब के, मैंने जो आपको बताया, और वहाँ के लोकल जो भी इंतजामिया और पुलिस के खौफ से शरीफ लोग बास, उनके बारे में बात बिल्कुल दबाव डाला, इसमें कोई शक नहीं। आपके उम्मीदवारों पे, मुझ पे अगर देखें ना, मुझ जैसे मैं अपनी बात नहीं करता, ये फैक्ट है बिल्कुल। तो गुजारिश ये है कि मैं उनके हक में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे। और जो सही मानों में लोटे हैं हर वक्त, उन लोटों को नंबर 2 जो हमारे टिकट होल्डर्स हैं, वो इंशाअल्लाह ऐसा अल्लाह के फजल से सबक सिखाएंगे इलेक्शन में, वो जीतेंगे कि वो लोटे जो हैं वापस जो उनकी जगह है लैट्रिन, वहां पहुंचेंगे। सर ये बताइए, आपके उम्मीदवारों पे नैब दबाव डाल रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ टिकट वापस कर दें वो। नहीं, मैं टिकट बात नहीं कर, नहीं टिकट पार्टी चेंज कर लें कि ऐसा अनड्यू प्रेशर कि जो है उनको बरबोस बुलाना है, क्या मकसद है? मैंने आपको मिसाल दे दी कि PTI के तो अपना जो वहाँ पर अरबों खरबों की जो अपना करप्शन हुई है, किसी ने बुलाया किसी को? मेरी बात सुने, आप मुझे बताएं, किसी ने किसी को बुलाया? और रात दिन हमारे लोगों के पीछे इंतज़ामिया, पुलिस, ये क्या है? तो मैं समझता हूँ कि ये हम सबको, आपका ख्याल है कि वो नैब के दबाव से गए हैं? चोरी निसार साहब हैं, आपका ख्याल ये है कि वो नैब के दबाव से गए हैं? मैंने किसी का नाम नहीं लिया। जनूबी पंजाब से लोगों ने टिकट वापस कर दिया, आपका ख्याल है कि नैब के दबाव से? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये मैं आपको सॉलिड एविडेंस की बुनियाद की बना पर बात कर रहा हूँ कि नैब के और पुलिस के प्रेशर्स आए हैं। आप मेरी बात मान लें, मैं वो आदमी हूँ जो कि सुलह कुन हूँ, लेकिन ये प्रेशर पुट कौन कर रहा है सर? देखिए साहब, मैंने सबको मैसेज दे दिया है, अपने आप से लेकर आपको और पूरी कौम को, और उन तमाम इदारों को जिनकी हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है, चाहे पार्लिमान है, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे अदालत उस्मा है, चाहे अफवाज पाकिस्तान, सबका ये मनसबी फ़र्ज़ है, दीनी फ़र्ज़ है, मिली फ़र्ज़ है कि हम मिल के पाकिस्तान को आगे लेके जाएँ। सर, अगर शफाफ इलेक्शन नहीं होते और नताइज वो नहीं निकलते जिनकी आप तवक्को करते हैं, तो क्या नतीजा निकलेगा फिर? नताइज की तवक्को नहीं, शफाफ इलेक्शन के नतीजे में जो भी नताइज होंगे हम उसको मनवन कबूल करेंगे। लेकिन अगर इलेक्शन गैर शफाफ होते हैं, जिन वजूहात की बिना पर जो मैं अब बात कर चुका हूँ, उसकी बिना पर अगर शवाहिद सामने आते हैं, तो हम अपना पूरा आइनी
कानूनी सियासी रोल अदा करेंगे कि हम इन इलेक्शन के नताइज को नहीं मानते, इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन हम उनमें नहीं है। और लेकिन सर मुल्क पे क्या असर होगा? फर्ज कर लीजिए आप मुझे इलेक्शन बताएं, शफाफ चौधरी नहीं साहब, हुए, आप मुझे आपने बताएं। एक फैक्ट शीट बनाई और आपने कहा कि हमारे इन उम्मीदवारों को के साथ गड़बड़ हुई, इन हलकों के अंदर धांधली हुई और ये नताइज जो है हम तस्लीम नहीं करते, मुल्क पर क्या असर होगा? तो जब देखें कि जिसको आप कप्तान कहते हैं, जो आज कल रात दिन रात झूठ बोलते हैं, बोतान तराशी करते हैं। मैं इसके हवाले से, अगर आपने सवाल नहीं किया, मैं आपसे सवाल कर लूँ, खुद ही जवाब दे दूँ? मैं इजाज़त है? इजाज़त है? आपको इजाजत की जरूरत ही नहीं, बहुत मेहरबानी। बोहतान खान, इल्ज़ाम खान, इमरान खान, उन्होंने मुझ पे 3 इल्ज़ाम लगाए। चौधरी साहब ज़रा आपको भी हक सच की बात करने की ज़रूरत है, मैं जानता हूँ, तो आपको ये बताना पड़ेगा। पहला इल्ज़ाम उन्होंने मुझ पे लगाया कि शहबाज शरीफ ने जावेद सादिक नामी आदमी, मुझे क्या पड़ी मैं बार बार इन चीज़ों का जिक्र करूँ? इसलिए सुन लेना चौधरी साहब, जावेद सादिक नामी आदमी कागज़ लहरा कर अपने साथियों के साथ ये 27 अरब रुपए रिश्वत ली, वो मेरा फ्रंट मैन है, नंबर 1। दूसरा इल्ज़ाम लगाया कि पनामा में मैंने इमरान खान को 10 अरब रुपए की ऑफर की। ठीक हो, ये भी इल्ज़ाम गलत दूसरा, साबित हो गया। तीसरा इल्ज़ाम मुल्तान मेट्रो में यादेव चीनी कंपनी के हवाले से शहबाज शरीफ की वो फ्रंट कंपनी है, 17 मिलियन डॉलर की वहाँ पर रिश्वत ली। ये भी गलत साबित। तीनों इल्ज़ामात में चौधरी साहब मैंने नोटिस दिए, उनको आज तक जवाब नहीं दिया। सुन रहे? फिर कोर्ट में चला गया, आज तक कोर्ट में वो ना खुद आए ना वो उन्होंने अपने वकील को भेजा। तो मैं इससे क्या मतलब लूँ? आप मुझे बताएं कि अगर उनमें कुछ रमक है अपनी इज्जत और तौकीर की और क्रेडिबिलिटी की, तो वो कोई तो सबूत लेके आते। इन तीनों इल्ज़ामात के लगाने के बाद वो ना कोई एविडेंस लेके आए, और आज तक और गला फाड़ फाड़ कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने ये करप्शन की। और खुदा के बंदे, अपनी पार्टी में देखो जो करप्ट तरीन लोग आपकी पार्टी में बैठे हैं, उनको तो आप छुपाते हैं, उनको तो आप उनको प्रोटेक्ट करते हैं, और जहाँ पर कौम की खिदमत हुई है, दिन रात मेहनत हुई है, उसके ऊपर आप इल्ज़ामात लगाते हैं और बाज नहीं आते। और फिर लेकिन सब चीजों के बावजूद ऐसा लग रहा है कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। सर जंगला बस के ऊपर मैं उससे आता हूँ, तो लोग उनको फिर भी नहीं, जंगला बस के ऊपर कहा कि लाहौर में 70 अरब लगे। मैंने कहा 70 अरब नहीं, 30 अरब लगे हैं। आज तक ये तकरार चलती रही, ना वो सबूत लाए, मैंने सबूत पेश कर दिए कौम को, ये 30 अरब लगे। अब पेशावर में अब मैंने जब मुद्दत ख़त्म हो रही थी, वहाँ पर जंगला बस शुरू करा दी। और वो 70 एक सवाल आपसे करता हूं, एक छोटा सवाल करने के बाद मैं वक्फा लूंगा। मैं 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। 70 अरब पेशावर में लग रहे हैं। अब बताएं कि वहाँ पर 70 अरब किस तरह लग रहे हैं? और पेशावर की बस हो गई, बस नहीं आई। मुल्तान मेट्रो में नैब पूरी तहकीक कर चुका। चीनी गवर्नमेंट ने एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा कहा कि सब झूठ है। चीन की गवर्नमेंट ने कहा, नैब मुकम्मल कर चुकी सारा मुल्तान मेट्रो का। मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूँ बड़ी इंकिसारी से आपके सामने, अगर नैब मुल्तान मेट्रो में मेरे खिलाफ एक दहली को करप्शन ले आए, आई विल क्विट एंड आई विल क्विट फ्रॉम इलेक्शंस। भाई खुदा के बंदे, हमने मुल्क को किस तरफ लेके जाना है? आप दिन रात झूठ बोलते हैं। आपको मैंने आप कप्तान कहते हैं, आपने कहते हैं वर्ल्ड, मैंने कहा कि इसको वर्ल्ड कप देना चाहिए झूठ बोलने का। और क्या ऐसा शख्स अपना अहल है इस मुल्क के अंदर? वजारत उज़्मा तो बड़ी दूर की बात है, एक किसी अपना यूनियन काउंसिल की चेयरमैन भी करने की, जो दिन रात झूठ बोलते हैं। सर मैं दहली का काम नहीं किया। डेंगू के ऊपर डेंगी आई तो कहा कि सर्दियां आएंगी तो डेंगी खत्म हो जाएगा, और पहाड़ों में बैठे थे। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन जाएंगे आपका ख्याल? क्योंकि मुझे ये महसूस होता है कि वो प्राइम आज का बहुत करीब पहुंच गए। आज का मुझे वक्फा लेने दे सर, मैं वापस आऊंगा। छोटी सी ब्रेक होगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मियां साहब, यूं महसूस होता है कि लोग इमरान खान को वोट देंगे और वो प्राइम मिनिस्टरशिप के करीब पहुंच चुके हैं। चौधरी साहब, गुजारिश ये तो अल्लाह ताला की जान जानती है, लेकिन इंसानी अकल और इंसानी जो असेसमेंट है और जो तरजीह हैं, मैं उसके हवाले से बात करता हूँ। पाकिस्तानी तरजीह नहीं, खारजी तरजीह भी, जितने भी सर्विस, आज एक सर्वे आया है जिसमें तमाम तर इलेक्टेबल्स इमरान खान, जो अपना आप जनूबी पंजाब की बात करते हैं और वो जाने के बावजूद, और ये अपना इलेक्शन कमीशन का कठपुतली होना, इंतज़ामिया और पुलिस का हमारे लोगों के खिलाफ FIRs काटना, डराना धमकाना, नैब का दिन रात बुलाना, उसके बावजूद इमरान खान का जो पोजीशन है आज के सर्वे में भी पूरे पाकिस्तान में हम आज भी PTI से ऊपर हैं।
آج ایک سروے چھپا ہے چند اخباروں میں، اور پنجاب میں ہم ان سے کہیں 20% آگے ہیں، تو اس کے باوجود بھی عمران خان وہ وزیر اعظم، اگر آپ جو بات کر رہے ہیں تو پھر قوم فیصلہ کرے گی نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ووٹ، جنون ووٹ، شفاف الیکشن میں کسی کو بھی قوم بنائے، ہم اس کو دل سے اس کو تسلیم کریں گے، چاہے وہ ہمیں منائے یا کسی اور کو منائے۔ لیکن اگر غیر شفاف اور ہتھ کنڈوں جو کے ذریعے، ہوش ہتھ کنڈوں کے ذریعے الیکشن کو آپ داغدار بنائیں گے، پوری قوم اس کو رد کر دے اچھا گی۔ سر، فرض کر لیتے ہیں عمران خان پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، کتنا عرصہ حکومت کر لیں گے؟ کیا وہ 5 سال پورے کر لیں؟ یہ مفروضہ ہے۔ مجھے اس کے اوپر صرف ایک ہی بات کرنی ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسا جھوٹا شخص، ایسا انتہائی جو میں سمجھتا ہوں کہ دن رات جو الزامات بیہودہ بغیر بنیاد کے جو شخص لگاتا ہے، وہ دنیا کیا کہے گی کہ ایسے جھوٹے شخص کو جس کی جھولی میں پرفارمنس زیرو ہے۔ آپ دیکھ لیں کے پی کے میں، دیکھ لیں جو شخص کہتا ہے 2013 میں کہ تو آپ کا جناب، خیال ہے دنیا تسلیم نہیں کرے گی اس کو؟ نہیں کہے گی ایسا شخص وہ وزیر اعظم بنتا ہے جس نے اپنے صوبے کے پی کے کا بیڑا غرق کر دیا، جس نے یہ کہا تھا کہ میں 2013 اور 18 کے درمیان نہ صرف کے پی کے کو بلکہ پورے پاکستان کو میں بجلی مہیا کروں گا، اور پھر اب کہتے ہیں کہ 72 میگا واٹ بجلی بنی بیٹھی ہے، اور پھر جس کا سب سے بڑا یہ نعرہ تھا کہ میں ہسپتال، یونیورسٹیاں، کالج، ریسرچ سینٹر بناؤں گا، دور دور تک ایک یونیورسٹی نہیں بنائی، ایک ہسپتال نہیں بنایا، اب پرائیویٹ سیکٹر کے جو کے پی کے میں 1-2 ہسپتال بنا کے اس کے چلا دینے آپ کے یہ ایڈز۔ کتنی بڑی قوم سے یہ دھوکہ دہی ہے۔ یہ قوم دھوکہ دہی کو، منافقت کو، جھوٹ کو مسترد کر دے گی، دریابرد کر دے گی سلیکشن میں انشاءاللہ۔ اچھا آخری سوال سر، فرض کر لیجئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بائیکاٹ کر دینے کا فیصلہ کر لیتی ہے الیکشن کا، اور اس کا جے یو آئی فیصلہ کر لیتی ہے اور اے این پی فیصلہ کر لیتی ہے، تو پاکستان مسلم لیگ نون کا کیا سٹانس ہوگا سر؟ ہم نے اس ملک کو سی پیک دیا، میاں نواز شریف کی قیادت میں، بجلی کے اندھیرے دور کیے، اس ملک کے اندر موٹر ویز کے جال بچھایا، پنجاب کے اندر ہم نے اٹک سے لے کر اور رحیم یار خان تک یونیورسٹیاں بنائیں، کالجز بنائے، ہسپتال بنائے۔ آپ جا کے آپ میرے ساتھ گئے تھے، ہسپتالوں کو، ضلعی ہسپتالوں کو ریفارم کر کے ہم الحمدللہ ایشیا میں اور ترکی اور ملیشیا کی ہم پلہ لے کے آ گئے۔ بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کا کیا؟ اگر ایسا کوئی جو ابھی تک میرے ذہن میں دور تو نہیں ہے، اگر کوئی ایسا موقع آیا اور دوسری پارٹیز کہتی ہیں تو ہم بیٹھیں گے، بات کریں گے، لیکن ہم الیکشن اللہ کے فضل سے جیت رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو قوم کی آواز بتا رہا ہوں۔ میں جگہ جگہ گیا ہوں، میں پیدل جاتا ہوں، گاڑی میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں لوگوں کا موڈ، دیکھتا ہوں لوگوں کا جوش، دیکھتا ہوں جذبہ، دیکھتا ہوں لوگ تڑپ رہے ہیں اس وقت 25 جولائی کے لیے۔ ہماری سیاست، خدمت کی سیاست، تعمیر کی سیاست، پاکستان کو عظیم بنانے کی سیاست، اس کے لیے ہم جانیں لڑائیں گے، ہم قربانیاں دیں گے، پاکستان کو صحیح معنوں میں اقبال اور قائد کا پاکستان بنائیں گے، اینڈ وی ول ٹرولی میک دس انٹو اے سوشل ویلفیئر اسٹیٹ، جس کی شروعات ہم نے پچھلے 10 سال میں کر دی ہوئی ہیں۔ میاں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خواجہ صاحب آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔